हेलो टू एवरीबॉडी। माय नेम इज़ सोनल सिंह संकृत। जैसा कि आज हम सेंटेंस के बारे में आपको बताने वाले हैं। जो बेसिकली सेंटेंस होता है वो उसके जो बेसिक कंसेप्ट होता है मैं वही आज आपको बताने वाला हूँ। आइए देखिए, मैं एक चार्ट तैयार किया हूँ और इसी चार्ट के माध्यम से हम समझेंगे कि सेंटेंस क्या होता है। तो पहले तो मैं आपको सेंटेंस का डेफिनेशन बता देता हूँ। जो सेंटेंस का डेफिनेशन होता है, बेसिकली जो सेंटेंस होता है वह एक ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है। मतलब वर्ड्स की सहायता से वो मिलाकर बनाया जाता है। लेकिन अगर हम केवल ग्रुप ऑफ वर्ड्स बोले सेंटेंस तो ये डिफिनीशन हमारा गलत होगा। तो सेंटेंस का जो बेसिकली डिफिनीशन होगा, अ वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। ए वेल अरेंज्ड ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक अ कंप्लीट सेंस, इट इज कॉल्ड सेंटेंस। देखिए एक एग्जाम्पल के सहायता से आपको समझाते हैं। मान लीजिए हमने एक सेंटेंस लिखा है, गुड राम इज ए। यह बेसिकली ग्रुप ऑफ वर्ड है, बट ये सेंटेंस नहीं हो सकता क्योंकि इसका अरेंजमेंट बिल्कुल गलत है, रॉन्ग है। इसको अगर हम ऐसे लिखें, राम इज ए, राम इज गुड, तो देखिए इसका जो अरेंजमेंट है वो बिल्कुल राइट हुआ है, इसलिए यह सेंटेंस हो सकता है। तो आइए अब देखते हैं, सेंटेंस का हमने डिफिनीशन बता दिया। और सेंटेंस का जो अदर पार्ट होता है, मतलब सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास क्या क्या चीज़ का ज्ञान होना चाहिए, पहले मैं उसको बता देता हूँ और उसके बाद मैं जो सेंटेंस का काइंड होता है उस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सेंटेंस बनाने के लिए हमारे पास एक सब्जेक्ट होना चाहिए। सेंटेंस बनाने के लिए एक हमारे पास सब्जेक्ट का ज्ञान होना चाहिए और दूसरा प्रेडिकेट का ज्ञान होना चाहिए। प्रेडिकेट में हमारा तीन आता है, एक वर्ब आता है, एक ऑब्जेक्ट आता है, एक कंप्लीमेंट आता है। तो पहले मैं आपको सब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बाद प्रेडिकेट में वर्ब बताऊंगा, ऑब्जेक्ट बताऊंगा, उसके बाद हम कंप्लीमेंट के बारे में जानेंगे। तो देखिए सब्जेक्ट क्या होता है, पहले मैं इसका डिफिनेशन बता देता हूँ। A word or group of word which does an action in the sentence, it is called subject. A word or group of words which does an action in the sentence, it is called सब्जेक्ट। मतलब एक शब्द या शब्दों का समूह जो एक वाक्य में कार्य को, मतलब क्रिया करता हो, कोई भी एक्शन करता हो, तो वही हमारा सब्जेक्ट होगा। दूसरा डिफिनीशन है हमारा, ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच इज सेड अबाउट समथिंग, इट इज कॉल्ड वर्ड। एक शब्द या शब्दों का समूह जो एक वाक्य में किसी के बारे में कुछ कहा जाता है। एक शब्द या शब्दों का समूह एक वाक्य में जिसके बारे में कुछ कहा जाता है, वो भी हमारा सब्जेक्ट हो सकता है। एक बात आपको ध्यान रखना होगा कि सब्जेक्ट जो होता है एक शब्द का भी हो सकता है और शब्दों का समूह भी हो सकता है। ये देखिए एग्जाम्पल के सहायता से, राम इज ए बॉय। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राम है। इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राम है, जो बेसिकली एक ही वर्ड है। दूसरा हमने सेंटेंस लिया, राम्स फादर इज ए फार्मर। जो हमने दूसरा सेंटेंस लिया है, राम्स फादर इज ए फार्मर, तो देखिए इस सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है राम्स फादर है, जो ग्रुप ऑफ वर्ड है। तो आपको एक मैं ट्रिक दे देता हूँ, सब्जेक्ट को हम कैसे पहचाने, हाउ टू आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट को पहचानने का सबसे जो आसान तरीका है, देखिए आपको एक हु, दूसरा वाट, हु और वाट से सेंटेंस से आपको क्वेश्चन करना है। जो सेंटेंस होगा उसको सब्जेक्ट को हटा देंगे और वाट या हु लगाकर हम क्वेश्चन करेंगे, और जो उसका रिप्लाई मिलता है अर्थात आंसर मिलता है वही हमारा सब्जेक्ट होगा। देखिए पहला जो हमने सेंटेंस लिया है, राम इज अ बॉय, राम एक लड़का है, तो देखिए हु इज अ बॉय, हु इज ए बॉय, लड़का कौन है, तो राम इज अ बॉय, लड़का कौन है, राम है। दूसरा सेंटेंस में जो हमारा है, राम्स फादर इज ए फार्मर, हु इज ए फार्मर,
किसान कौन है? तो राम्स फादर, राम के पिता। तो हमारा जो वाट और हु से अगर हम सेंटेंस से क्वेश्चन करेंगे तो वो हमारा सब्जेक्ट को मतलब उसी से पहचान कर पाएंगे। चलिए एक और देख लेते हैं। राम्स वुड बी वाइफ इज ए सिंगर। राम्स वुड बी वाइफ इज ए सिंगर, मतलब राम की होने वाली पत्नी एक गायक है। राम्स वुड बी वाइफ इज ए सिंगर, तो हु इज अ सिंगर, सिंगर कौन है? तो राम्स वुड बी वाइफ, राम की होने वाली पत्नी। तो राम्स वुड बी वाइफ, ये हमारा सेंटेंस का क्या होगा? ये सब्जेक्ट होगा। आई होप कि आपको सब्जेक्ट समझ में आ गया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे सब्जेक्ट का, जो बेसिकली हमने 2 पार्टों में डिवाइड किया है। आइए आपको उसके बारे में बताते हैं। देखिए, एक सब्जेक्ट हमारा डूअर होता है, एक जो सब्जेक्ट होगा वो हमारा डूअर होगा और डूअर के साथ साथ लिविंग होगा। एक सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर होगा और नॉन डूअर के साथ साथ नॉन लिविंग होगा। डूअर कितना होना चाहिए? 90%। अगर डूअर 90% भी हो और नॉन लिविंग 10% भी हो, तो वैसे स्थिति में, वैसे कंडीशन में इसको हम टेंस बोलते हैं। टेंस अर्थात एक्टिव वॉइस। और जो टेंस का जो हमारा एक स्ट्रक्चर होता है वो होता है पहले सब्जेक्ट, वर्ब, अदर वर्ड। फॉर द एग्जाम्पल, आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ। आई टीच यू, तो जो इस सेंटेंस का सब्जेक्ट आई है, देखिए आई डूअर है अर्थात मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। आई एम टीचिंग यू, तो आई इस सब्जेक्ट का, इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और आई कैसा है? डूअर है। देखिए पढ़ाने का जो कार्य हो रहा है मेरे द्वारा हो रहा था, तो मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग को और आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग ऑब्जेक्ट हो जाएंगे। और लिविंग, देखिए मैं लिविंग भी हूँ। और एक सेंटेंस और देख लेते हैं, जैसा कि राम राइट्स अ लेटर। राम राइट्स अ लेटर। हु डज, हु राइट्स अ लेटर, पत्र कौन लिखता है? तो राम लिखता है। आंसर क्या निकला? राम। तो राम सब्जेक्ट है और राम देखिए डूअर भी है, एक्शन कर रहा है, लिखने का जो कार्य हो रहा है वो राम कर रहा है, अर्थात राम इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और डूअर भी है और लिविंग में है, तो इसे हम टेंस कहेंगे। देखिए जो सब्जेक्ट नॉन डूअर होगा, कितना? 90% नॉन डूअर होना चाहिए। नॉन लिविंग 10% भी रहेगा तो कोई बात नहीं, लेकिन नॉन डूअर 90% रहना चाहिए। तो वैसे स्थिति में हम लोग उसको वॉइस बोलते हैं, पैसिव वॉइस। जो पैसिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, एक्सिलरी वर्ब, उसके बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद कोई आप अदर वर्ड ले लीजिए। फॉर द एग्जांपल, अ लेटर इज रिटेन। अ लेटर, देखिए लेटर इज रिटेन मतलब पत्र लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? व्हाट इज रिटेन? तो पत्र। देखिए आंसर निकला पत्र, लेटर लिखा जाता है। तो लेटर सब्जेक्ट क्या? देखिए सब्जेक्ट में हमने डूअर और लिविंग और नॉन डूअर नॉन लिविंग। तो देखिए लेटर क्या है? डूअर है, पत्र स्वयं को नहीं लिखेगा, पत्र किसी के द्वारा लिखा जाएगा, तो ये नॉन डूअर हुआ हमारा सब्जेक्ट। और नॉन डूअर के साथ साथ देखिए नॉन लिविंग भी है, पत्र नॉन लिविंग भी है। तो ऐसे स्थिति में ये सेंटेंस हमारा पैसिव वॉइस में जाएगा। देखिए स्ट्रक्चर भी, लेटर सब्जेक्ट इज हमारा एक्सिलरी वर्ब और रिटेन हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म है। तो आई होप आपको ये सारी बात समझ में आ रही होगी। एक एग्जांपल और लेते हैं। देखिए मान लीजिए यू आर बीटेन, यू आर बीटेन, आपको पीटा जाता है। यू आर बीटेन, तो यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है। किसे पीटा जाता है? आपको पीटा जाता है, आपको पीटा जाता है। यू इस सेंटेंस का सब्जेक्ट है और यू हमारा बेसिकली लिविंग है, बट लिविंग कितना है? मान लीजिए लिविंग 10% और नॉन डूअर कितना है? आपको पीटा जाता है, मतलब पीटने वाला कोई और है, अर्थात आप स्वयं को नहीं पीट रहे हैं, तो नॉन डूअर 90% है। तो देखिए 90% ज़्यादा है, 10% कम है, तो 90% की कंडीशन में अर्थात वॉइस, यह भी सेंटेंस पैसिव वॉइस में ही जाएगा। मैं आपको यह जो वॉइस है आगे पढ़ाऊंगा,
सब्जेक्ट में हमने बताया बेसिकली सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच डज एन एक्शन इन द सेंटेंस, इट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। सब्जेक्ट को हमने दो भागों में बांटा, एक डूअर और लिविंग। जो डूअर होगा, जो सब्जेक्ट डूअर होगा, लिविंग होगा, उसे हम टेंस कहेंगे। जो सब्जेक्ट हमारा नॉन डूअर और नॉन लिविंग होगा उसे हम वॉइस कहेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब देखिए प्रेडिकेट, प्रेडिकेट हम लोग पढ़ने वाले हैं। प्रेडिकेट में पहला हमारा चीज़ क्या है, वर्ब। वर्ब का पहले मैं डिफिनेशन बता देता हूँ। ए वर्ब इज ए वर्ड विच शो दैट समथिंग इज बीइंग डन। ए वर्ब इज ए शो दैट समथिंग इज बीइंग डन, मतलब क्रिया वह शब्द होता है जिससे कुछ भी कार्य होने का मतलब बोध होता है, कोई भी कार्य हो रहा हो, इस मतलब शो करता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग। ए वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग, मतलब वह शब्द जो करने पर या होने पर आधारित हो, उसे भी हम वर्ब कह सकते हैं। फॉर द एग्जाम्पल, राम ईट्स अ मैंगो। राम इज अ टीचर। देखिए राम सब्जेक्ट है दोनों सेंटेंस का। अब देखिए एक ईट्स एक वर्ड है जो डूइंग पर आधारित है, अर्थात एक्शन। ईट से बोध हो रहा है कि कोई कार्य हो रहा है। यह जो शब्द है बेसिकली यह कार्य हो रहा है, यह शो कर रहा है। तो वर्ड दैट स्टैंड फॉर डूइंग और बीइंग। तो देखिए डूइंग पर आधारित है, इसलिए इट्स हमारा वर्ब हो जाएगा। देखिए इसमें इज शो कर रहा है होने का, बी अर्थात दिखा रहा है कि राम इज अ टीचर, राम एक शिक्षक है। आई एम अ टीचर, आई एम जो बेसिकली इस सेंटेंस का वर्ड है वो बीइंग होने पर आधारित है। तो इस सब्जेक्ट इस सेंटेंस का इज और एम हमारा क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा। अब आइए वर्ब को डिटेल्स में पढ़ते हैं। वर्ब को हमने दो श्रेणी में बांटा है, एक मेन वर्ब होता है, एक एक्सिलरी वर्ब। एक मेन वर्ब होता है, एक एक्सिलरी वर्ब। जो मेन वर्ब होता है वो सारा हमारा डिक्शनरी का वर्ब होता है, जो इनफाइनाइट होता है, मतलब इसका कोई एक अंत नहीं है। और जो एक्सिलरी वर्ब होता है उसका एक लिमिट है। एक्सिलरी वर्ब हमारे टोटल ग्रामर में इंग्लिश लैंग्वेज में 24 एक्सिलरी वर्ब्स होते हैं। और एक्सिलरी वर्ब्स के तहत इसको भी तीन कैटेगराइज में बांटा गया है, तीन भागों में बांटा गया। एक प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब, एक मॉडल्स वर्ब, एक सेमी मॉडल्स वर्ब। जो हमारा प्रिंसिपल वर्ब होता है उसकी संख्या 11 है। जो हमारा मॉडल्स वर्ब होता है उसकी संख्या 10 है। जो हमारा सेमी मॉडल्स होता है उसकी संख्या 3 है। तो आइए देखते हैं प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब्स में कौन कौन से वर्ब आते हैं। एक हमारा एम आर इज, वाज वर डू डज डिड हैव हैज हैड। ये टोटल 11 जो संख्या है एम आर इज वाज वर डू डज डिड हैव हैज, ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब हो जाएगा। और प्रिंसिपल एक्सिलरी वर्ब का जो एक सेंटेंस में रोल होता है एज अ मेन वर्ब और एज अ हेल्पिंग वर्ब दोनों होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे। दूसरा होता है मॉडल्स वर्ब। मॉडल वर्ब्स इसकी संख्या 10 है। अब मॉडल्स वर्ब वो होता है जो हमारे फीलिंग शो करता है, जैसे पावर दिखाता है, कह सकते हैं वी कैन से मॉडल्स वर्ब आर यूज्ड टू शो एबिलिटी, कैपेसिटी एंड परमिशन। ये सारे जब इसका सेंस निकलता है तो मॉडल्स वर्ब का हम यूज करते हैं। सेमी मॉडल्स हमारे 3 होता है, जो यूज टू, डेयर, नीड। इसको भी हम आगे पढ़ेंगे वर्ब, जब हम वर्ब का चैप्टर डिटेल से पढ़ाएंगे तो ये सारे वर्ब जो है उसको हम डिटेल से समझाएंगे। अब देखिए मेन वर्ब में, मेन वर्ब को भी हमने बांटा है, एक रेगुलर वर्ब, एक इरेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसका फॉर्म चेंज होने का एक नियम कानून होता है। और इरेगुलर वर्ब उसे कहते हैं जिसका कुछ भी नियम कानून नहीं है। जैसे कट का V1 भी कट होता है, V2 भी कट होता है, V3 भी कट होता है। रीड का फर्स्ट फॉर्म भी रीड होता है, सेकंड फॉर्म भी रीड होता है, थर्ड फॉर्म भी रीड होता है। बट अगर हम टीच का बोले तो टीच टॉट टॉट, ईट का बोले तो ईट एट स्टेन, राइट का बोले राइट रोट रिटन। तो इसका देखिए चेंज हो रहा है, तो जिसका एक चेंज होने का नियम कानून होता है अपना, उसे रेगुलर वर्ब कहते हैं। जो जिसका नियम कानून नहीं होता है, मतलब फर्स्ट फॉर्म भी वही होता है, सेकेंड फॉर्म भी वही होगा और थर्ड फॉर्म भी वही होगा, तो उसे हम इरेगुलर वर्ब कहेंगे।
एक होता है ट्रांजेटिव वर्ब और इंट्रांजेटिव वर्ब। तो ट्रांजेटिव वर्ब हम उसे कहें जैसे ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब, अर्थात ऑब्जेक्ट लेने वाला जो वर्ब होगा उसे हम ट्रांजेटिव वर्ब कहेंगे। अर्थात और इसका एक अपना एक पहचान करने का ट्रिक भी होता है जो मैं आपको आगे बताऊंगा जब ऑब्जेक्ट पढ़ाऊंगा। एक इंट्रांजेटिव वर्ब तो कह सकते हैं नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजेटिव वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला जो क्रिया होता है उसे हम इंट्रांजेटिव वर्ब कहते हैं। जैसे मान लीजिए इसको दोनों को एक एग्जांपल द्वारा समझा दीजिए। आई राइट अ लेटर, आई राइट अ लेटर। देखिए राइट वर्ब है, कैसा वर्ब है, मेन वर्ब में ट्रांजेटिव वर्ब है, क्योंकि देखिए वाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ, तो आई राइट अ लेटर, मैं पत्र लिखता हूँ। तो वाट और विच से क्वेश्चन करने पर अगर आंसर निकलता है तो वो हमारा ट्रांजेटिव वर्ब का ऑब्जेक्ट होता है। और थोड़ा सा बीच में वीडियो को रोकना पड़ा क्योंकि थोड़ा सा लाइट प्रॉब्लम था। आइए अब स्टार्ट करते हैं। फाइनाइट वर्ब और नॉन इनफाइनाइट वर्ब, ट्रांजेटिव इंट्रांजेटिव हमने बता दिया था। ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इज कॉल्ड ट्रांजेटिव वर्ब और नॉन ऑब्जेक्ट टेकर वर्ब इज कॉल्ड इंट्रांजेटिव वर्ब, मतलब ऑब्जेक्ट लेने वाला वर्ब हमारा ट्रांजेटिव होता है और ऑब्जेक्ट नहीं लेने वाला वर्ब इंट्रांजेटिव होता है। अब देखिए फाइनाइट वर्ब और इनफाइनाइट वर्ब। फाइनाइट और इनफाइनाइट इस मेन वर्ब का सबसे इम्पोर्टेंट मेजर अगर हम पार्ट कहें तो यही है, फाइनाइट और इनफाइनाइट। तो मैं आपको ये वर्ब के चैप्टर में अच्छे से डिटेल से पढ़ाऊंगा, लेकिन अभी इसका थोड़ा सा समझा देता हूँ। फाइनाइट वर्ब वो होता है, फाइनाइट वर्ब किसी सेंटेंस का उस वर्ब को हम फाइनाइट वर्ब कहेंगे जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का शासन उस पर चलता हो। मतलब यदि हम सेंटेंस का सब्जेक्ट का पर्सन बदल दें या टेंस को चेंज कर दें तो इसमें भी वर्ब में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा, तो वैसे हम फाइनाइट वर्ब कहते हैं। जिस पर सब्जेक्ट और टेंस का कुछ भी परिवर्तन मतलब इफेक्ट नहीं पड़ता है उसे हम इनफाइनाइट वर्ब कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल राम गोज टू प्ले, आई गो टू प्ले, ही वेंट टू प्ले। देखिए पहला सेंटेंस है राम आई ही, राम गोज टू प्ले, गोज यहाँ पर गो है, यहाँ पर वेंट है। देखिए इसमें हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब भी सिंगुलर लगा है, राम गोज। अब देखिए इसमें टू प्ले, इसमें भी टू प्ले, इसमें भी टू प्ले। जो हमारा टू प्लस V1 मतलब टू प्ले है ये हमारा इनफाइनाइट या नॉन फाइनाइट वर्ब होगा। और जो हमारा गोज है, गो है, वेंट है, ये फाइनाइट वर्ब है, क्योंकि देखिए यहाँ पर राम सिंगुलर था तो यहाँ पर गोज हो गया, यहाँ पर आई प्लूरल था तो गो भी यहाँ पर प्लूरल हो गया। ही यहाँ पर देखिए टेंस चेंज हो गया, गोज ये V1 अर्थात प्रेजेंट टेंस में था, हमने पास्ट टेंस में किया तो गो वेंट हो गया। लेकिन बट जो हमारा टू प्ले है उसमें कुछ भी चेंज देखने को नहीं मिला। अब देखिए ऑब्जेक्ट को पढ़ाते हैं। ऑब्जेक्ट का डिफिनेशन होता है ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच रिसीव एन एक्शन इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। मतलब एक सेंटेंस में किसी कार्य को रिसीव करने वाला अर्थात क्रिया का प्रभाव, बोलते हैं ना क्रिया का प्रभाव जिस शब्द पर पड़ता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो ए वर्ड और ग्रुप ऑफ वर्ड विच रिसीव एन एक्शन इन द सेंटेंस इट इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट। आइए समझते हैं। आई ईट अ मैंगो, देखिए आई ईट्स वर्ब है, आई सब्जेक्ट है, अब मैंगो हमारा ऑब्जेक्ट होगा। देखिए आई ईट मैंगो। अब ऑब्जेक्ट पहचानने का सबसे जो हमारा एक ट्रिक है वो व्हाट से हम क्वेश्चन करेंगे और हुज से क्वेश्चन करेंगे। व्हाट और हुज से क्वेश्चन करने पर एक सेंटेंस में पहले हम वर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे, मतलब उसको फाइंड करेंगे, खोजेंगे, और उसी वर्ब से हम व्हाट या हुज लगाकर क्वेश्चन करेंगे। अगर उसका रिप्लाई मिलता है तो ऑब्जेक्ट होगा। जैसे देखिए जैसे इसमें वर्ब ईट है तो आई ईट मैंगो। व्हाट डू आई ईट, मैं क्या खाता हूँ, तो देखिए ईट का रिप्लाई क्या निकला, मैंगो, मैं आम खाता हूँ। आई राइट अ लेटर, व्हाट डू आई राइट, मैं क्या लिखता हूँ, तो मैं पत्र लिखता हूँ। तो आई राइट अ लेटर, तो लेटर ऑब्जेक्ट हो जाएगा। और आई टीच यू, मैं आपको पढ़ाता हूँ, तो मैं किसे पढ़ाता हूँ, तो आपको पढ़ाता हूँ, यू, तो यू सेंटेंस का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। बस कम्प्लीमेंट, तो कम्प्लीमेंट बस वही इंट्रांजेटिव वर्ब के बाद जो हमारा वर्ब इंट्रांजेटिव वर्ब होगा उसके बाद जो भी वर्ड आएगा वो हमारा कम्प्लीमेंट होगा। अब आइए इसका हम काइंड पढ़ते हैं सेंटेंस का। तो आइए देखिए अब इस चार्ट के माध्यम से हम जो इसका काइंड है, सेंटेंस का काइंड है, उसके बारे में मैं आपको बता दूं।
तो बेसिकली जो सेंटेंस का काइंड होता है वो 5 होता है। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ द सेंटेंस। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस, इन सेकंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, थर्ड इंपरेटिव सेंटेंस, फोर्थ ऑप्टेटिव सेंटेंस एंड लास्ट एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। हम लोग पहले से पढ़ने वाले हैं। फर्स्ट है असर्टिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस का जो डिफिनेशन होता है, द सेंटेंस विच डिनोट्स द स्टेटमेंट इट इज कॉल्ड असर्टिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य से केवल कथन का भाव देखा जाए, केवल जो कथन को दर्शाता हो, उसे हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। और असर्टिव सेंटेंस दो होता है, एक अफर्मेटिव असर्टिव, एक निगेटिव सेंटेंस। एक अफर्मेटिव सेंटेंस, एक निगेटिव सेंटेंस। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स द पॉजिटिव सेंस इट इज कॉल्ड अफर्मेटिव सेंटेंस एंड द सेंटेंस विच डिनोट्स द नेगेटिव सेंस इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। जो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट, उसके बाद कोई भी आप वर्ब ले लीजिए, एक्सिलरी वर्ब, मॉडल वर्ब, सेमी मॉडल, कोई भी, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे राम इज अ बॉय, राम इज अ बॉय, राम सब्जेक्ट, इज वर्ब, बॉय अदर वर्ड। आई टीच यू, आई सब्जेक्ट, टीच वर्ब, यू अदर वर्ड। नेगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स द नेगेटिव सेंस इट इज कॉल्ड नेगेटिव सेंटेंस। फॉर एग्जाम्पल, इसका जो स्ट्रक्चर होता है, पहले सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब, उसके बाद नॉट, नेवर, जो भी नेगेटिव वर्ड है उसको ले लेंगे, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे आई एम नॉट ए टीचर, आई एम नॉट ए टीचर, आई सब्जेक्ट, एम वर्ब, नॉट नेगेटिव वर्ड एंड अदर वर्ड टीचर। तो आई डू नॉट टीच यू, मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ, आई डोंट टीच यू। तो डू नॉट, देखिए डू वर्ब, नॉट हमारा क्या हो जाएगा, नेगेटिव वर्ड हो जाएगा। देखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच आस्क द क्वेश्चन इट इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। मतलब जिस वाक्य से क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब क्वेश्चन पूछने का भाव दिखता हो, तो वैसे वाक्य को हम लोग इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है दो होता है, एक हमारा वर्ब से स्टार्ट होता है, एक हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड से स्टार्ट होता है। जैसे अगर यस नो इंट्रोगेटिव क्वेश्चन हो तो ये हमारा स्ट्रक्चर होगा, जैसे जिसका आंसर हम लोग केवल यस और नो में दें। जैसे आर यू अ स्टूडेंट, तो इसका आप आंसर क्या देंगे, यस या नो। क्या आप छात्र हो, यस, यस आई एम ए स्टूडेंट बोलेंगे। तो इसका जो स्ट्रक्चर होगा, आर यू नॉट अ टीचर, आर वर्ब, आर यू, यू सब्जेक्ट, नॉट नेगेटिव वर्ड। अगर नेगेटिव वर्ड होगा तो इसमें ले लेंगे, नहीं होगा तो सीधे सब्जेक्ट के बाद अदर वर्ड हो जाएगा। एक होता है इंट्रोगेटिव से स्टार्ट होता है, मतलब उसको बोलते हैं एक्सप्लेनेशन इंट्रोगेटिव, जिसका हम लोग आंसर एक्सप्लेन कर कर बताते हैं। जैसे व्हाट इज योर नेम, आपसे पूछा जाएगा व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, आपका क्या नाम है, तो इसका आप यस नो में तो जवाब देंगे नहीं, इसको एक्सप्लेन करेंगे। माय नेम इज सोनल से संग्रित, माय नेम इज मोहन, माय नेम इज राम, जो भी नाम होगा। तो वैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है इंट्रोगेटिव वर्ड, जैसे व्हाट, व्हाट इंट्रोगेटिव, इज वर्ब, योर नेम सब्जेक्ट। इसे आप कहाँ पढ़ने जाते हैं, वेयर, वेयर इंट्रोगेटिव वर्ब, डू वर्ब, वेयर डू यू गो टू अ स्कूल, वेयर डू यू गो टू अ स्कूल। तो ये हमारा एक्सप्लेनेशन इंट्रोगेटिव सेंटेंस हो जाएगा। अब देखिए इंपरेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस। जिस सेंटेंस से यह दिखता हो कमांड का बोध हो, ऑर्डर का बोध हो, आदेश का बोध हो, अनुरोध का बोध हो, एडवाइस का सलाह मतलब देने का भाव निकले, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग इंपरेटिव सेंटेंस कहते हैं। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है, प्लीज काइंडली प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे प्लीज गिव मी सम मनी, प्लीज गो टू प्ले, प्लीज टीच मी, प्लीज टीच मी। इसको बोलते हैं, एक अफर्मेटिव इंपरेटिव होता है, एक निगेटिव इंपरेटिव होता है। निगेटिव को हम लोग डोंट से बनाते हैं, जैसे बाहर मत जाओ, बाहर खेलने मत जाओ, डोंट गो आउट टू प्ले, मत खेलो, डोंट प्ले, मत पढ़ो, डोंट रीड, आम मत खाओ, डोंट ईट मैंगो। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक फोर्थ जो हमारा है ऑप्टेटिव सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स कर्स, ब्लेस, मतलब जिस सेंटेंस से यह दिखता हो श्राप का बोध हो, श्राप का बोध हो, आशीर्वाद का बोध हो, तो वैसे सेंटेंस को हम लोग ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। जैसे इसका जो स्ट्रक्चर होता है, मे प्लस सब्जेक्ट प्लस गिवन अदर वर्ड, और लास्ट में आपको नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन देखने को मिलेगा। इस सेंटेंस का यही पहचान है ऑप्टेटिव सेंटेंस का, लास्ट में नोट ऑफ एक्सप्लेनेशन होता है। जैसे मे गॉड ब्लेस यू, मे गॉड ब्लेस यू, भगवान आपको
आशीर्वाद है, तो ये हम किसी को आशीर्वाद देते हैं, मे यू लिव लॉन्ग, मे यू लिव लॉन्ग, आप दीर्घायु हो, मे यू बी एन IAS अफसर, आप IAS अफसर बन जाए, मे यू बी ए डॉक्टर, आप डॉक्टर बन जाए। तो ये ब्लेस हो रहा है, कोई आपको ब्लेस कर रहा है, तो ऐसे सेंटेंस को हम लोग कोऑपरेटिव सेंटेंस बोलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसको बोलते हैं विस्मयादि बोधक। इस सेंटेंस में आपको मतलब द एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, द सेंटेंस विच डिनोट्स सरप्राइज, रिग्रेट, जॉय, सैडनेस, मतलब हर्ष, दुख, लाश, ये सारे चीज़ अगर व्यक्त हो तो वैसे हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस बोलते हैं। जैसे इसमें आपको वाओ, सरप्राइज के जैसे इसमें आपको ब्रेवो वर्ड आता है, वाव वर्ड आता है, ये सारा वर्ड देखने को मिलेगा। और इसका जो स्ट्रक्चर होता है वाट प्लस नाउन फ्रेज प्लस प्रोनाउन प्लस वर्ब प्लस लास्ट में इसमें भी नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन होता है। फ्रेज बेसिकली क्या होता है, फ्रेज इज ए पार्ट ऑफ मीनिंगफुल सेंटेंस, फ्रेज एक मीनिंगफुल सेंटेंस का एक पार्ट होता है। अब देखिए जैसे वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, देखिए वाट अ ब्यूटीफुल गर्ल सी इज, वाट देखिए वाट नाउन फ्रेज हमारा हो गया ए ब्यूटीफुल गर्ल, सी हमारा प्रोनाउन और इज हमारा वर्ब, लास्ट में नोट ऑफ एक्सक्लेमेशन। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो प्लीज़ इस वीडियो को शेयर भी करें और सब्सक्राइब भी हमारे चैनल को करें। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा। अगर कुछ भी इस वीडियो में त्रुटि हमसे हो गई हो तो आप उसको कमेंट सेक्शन में कमेंट कर बताइए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।